सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। ना ही उसकी कोई ब्रांडिंग हुई, ना ही उसने किसी इश्तिहार से नाम कमाया, लेकिन पाकिस्तान के एक छोटे से गांव मियां चुनू के जवान अरशद नदीम ने गैर मुल्की सरजमीन पर बड़ा कारनामा कर दिखाया। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और 32 साल बाद मेडल जितवाया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान का पहला तमगा आया। ओलंपिक्स की तारीख में नया रिकॉर्ड बनाया और फ्रांसीसी सरजमीन पर सजदा शुक्र किया। पूरी कौम फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को सलाम पेश कर रही है। आज हर तरफ हर एक की ज़बान पर बस एक ही नाम है, अरशद नदीम चैंपियन। लेकिन मियां चनू से पेरिस ओलंपिक्स तक का सफ़र किस कदर कठिन था, ये सिवाय अरशद के और कोई नहीं समझ सकता। मार्च तक उन्हें बैनुल-अक़वामी मेयार की जेवलिन के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश थी। अरशद के पास बैनुल-अक़वामी मेयार की जेवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे और आज हर एक अरशद नदीम को ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसे पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए या खेलों की तरफ हुकूमत की अदम तवज्जही के 2024 के ओलंपिक्स मुकाबलों में, जहां पड़ोसी मुल्क भारत का ओलंपिक दस्ता 117 एथलीट्स पर मुश्तमिल था, वहीं 24 करोड़ की आबादी से सिर्फ 7 रुकनी दस्ते ने शिरकत की और अरशद के अलावा कोई भी एथलीट फाइनल तक नहीं पहुंच सका। माजी पर अगर हम नज़र डालें तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में 9 पाकिस्तानी एथलीट ने हिस्सा लिया था, लेकिन कोई एक भी एथलीट मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सका था और यूं पाकिस्तान का ओलंपिक्स में तमगा जीतने का इंतज़ार मज़ीद तवील हो गया। पाकिस्तान 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद से 2024 तक एक भी तमगा नहीं जीत सका था, जिसकी सबसे बड़ी वजह खेलों के शोबे से बरती जाने वाली तमाम ही हुकूमतों की बेरग़बती है। अब सवाल यह है कि 24 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 7 अफराद का ओलंपिक्स में जाना कितना मायूस कुन है और इसकी वजह क्या है? खेलों के शोबे में अपना खोया हुआ वक़ार पाकिस्तान किस तरह से हासिल कर सकता है? अरशद ने तो अपने बलबूते पे मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, लेकिन क्या हम यूं ही हर बार सहूलियात का फुकदान देखते रहेंगे और पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में क्या काम करेगी? ये सवाल लेकर अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ती हूँ। मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किए हमाद रोहिला, अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं, एहतशामुल हक साहब अमरीका से हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं हमाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। सर, ये आज हम सब बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं, बड़ी ही हम ये कह सकते हैं कि ये 14 अगस्त जो आने वाली है, जो आज़ादी का महीना है, उसमें एक खुशखबरी भी हमें मिल गई। फेस्टिविटी का एक और बहाना हमें मिल गया। लेकिन बात सारी ये है कि ये तो अपने बलबूते पे उन्होंने मेहनत कर ली। इसमें आज हम देख रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का भी एक हम क्लिप हमारे सामने नज़र से गुजरा, जिसमें राना मशहूद साहब वज़ीर खेल रह चुके हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि सर ये आपके विजन का नतीजा है, ये आपकी, उनको सारा क्रेडिट दे रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं मामलात को? जी, बहुत पहले बात तो ये कहूँगा कि बहुत खुशी की खबर है। तमाम पाकिस्तानियों की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। मुबारकबाद देता हूँ अरशद नदीम साहब को, उनके अहले खाना को, उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके इर्द गिर्द के लोगों को, जिनकी सपोर्ट की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से वो आज यहाँ पहुँचे हैं और उनकी वजह से हमें भी कोई खुशी की खबर सुनने में आई है, देखने में आई है, हम भी फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन ये इस मुबारक के हकदार मेरे नज़दीक सिर्फ यही लोग हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई इसका हिस्सेदार बनना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि अरशद नदीम उस सिस्टम में से गुजर कर सामने आए हैं, उभरे हैं, मेहनत की है। ये तमाम की तमाम उनकी ज़ाती लगन है, ज़ाती मेहनत है। आज वो चाहे जो मर्ज़ी कहें कि शायद उनको सपोर्ट किया गया हुकूमत की वजह से, लोगों की 100 मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एथलीट्स के साथ इस मुल्क में क्या होता है। अगर यहाँ कोई सिस्टम होता तो कम से कम 5 लोग अरशद साहब के पीछे खड़े होते। हमें पता चलता कि जी जब ये जाएंगे तो ये 5 लोग आएंगे, या मुख्तलिफ खेलों में ये 5 लोग गोल्ड मेडल लेके आएंगे, हमें किसी और से उम्मीद ही नहीं है। और मैं 5 लोगों की क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो टोटल रिप्रेजेंटेशन ही 7 लोगों की गई है। तो ये तमाम इससे नज़र आ रहा है कि हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारी तरजीहात में नहीं है,
हम खेलों को समझते नहीं हैं। और ये चीज़ मैं सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं डालूंगा, इसकी एक जिम्मेदारी हमारे पे भी आती है, मेरे पे भी आती है। हमारे घरों में जब कोई बच्चा खेलों में आगे जाता है, जो खेलों में दिलचस्पी लेता है, हम उसे खिलंडरा कहते हैं, हम उसे आवारागर्द कहते हैं, और अवामी सतह पर भी उसकी जो है उसको नापसंद किया जाता है। हुकूमती सतह पर तो कोई सरपरस्ती नहीं की जाती। सिर्फ 14 अगस्त की जो आप बात कर रहे हैं, तो अवामी सतह पर 14 अगस्त में समझा जाता है कि अगर मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल दिया तो हम पेट्रियाटिज्म में आ गए, और अगर सरकारी सतह पर बात की जाए तो हम अपने तैयारे से कोई रंगीन धुआं निकाल देते हैं, तो हमें लगता है कि आगे आने वाले 1 साल में हमने जो करना था कर लिया। अगर हम अपने खेलों की बात करें, हॉकी की बात करें, जो हॉकी हमारा एक बहुत अहम खेल था, हमारा कौमी खेल है जिसमें हम बहुत आगे थे, आज हम उसकी यादों में रह रहे हैं कि एक ज़माना हुआ करता था जब हम हॉकी खेला करते थे, एक ज़माना हुआ करता था जब हम जीता करते थे। आज वो वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है बदकिस्मती से कि सिस्टम ना होने की वजह से अरशद साहब की भी हम यादों में ही बात करेंगे, उनके प्लेइंग गेम डेज की बात कर रहा हूँ, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, कि जी अरशद साहब ने बहुत अच्छा खेला था, अरशद साहब ने गोल्ड मेडल लिया था, उन्होंने बहुत नीरज चोपड़ा को हरा दिया था। अब नीरज चोपड़ा के पीछे 5 नीरज चोपड़ा उन्होंने पहले से तैयार किए होंगे, हम अभी भी यादों में ही जिएंगे। जैसे मुझे तो लगता है क्रिकेट का भी वही दौर आ चुका है। जो कहा जा रहा था, जो हालिया वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस है, कहा जा रहा था कि सर्जरी की ज़रूरत है। पता नहीं कि इन्होंने कोई पेन किलर भी दिया है या नहीं दिया, कोई ऐसी चेंजेस नज़र तो नहीं आए, और इसका हमें पता भी चल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी भी कितनी दूर है, तभी पता चल जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरे बड़े खेल की बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर बहुत सवालिया निशान है। पहले उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर उसमें एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई फीफा की तरफ से 2019 में, और उनको कहा गया कि 9 माह के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। आज 2024 में हम बैठे हैं, गालबन 5 साल हो गए हैं, मुल्की सतह पर वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी कोई इलेक्शंस नहीं करवा सकी। तो इस सूरत हाल में हम अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो लोगों के साथ जाकर उनके साथ कम्पीट करें जिनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज़ मिली हैं। बिल्कुल सही है। और अली, आपकी जानिब आती हूँ, ये हुक्मरान तो खुद इस हवाले से उनको इदराक है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ओलंपिक्स की हो या बाकी खेलों की। आज ख्वाजा साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठे हुए ये बात कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर उन्होंने ये बात की कि ओलंपिक्स में सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा और हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में इक़दाम करे। पहली बात तो हुकूमत तो उनकी है, तो वो इस हवाले से क्या इक़दाम करने का सोच रहे हैं। दूसरी जानिब अगेन हम वही बात करेंगे कि सिर्फ 7 अफराद जो यहाँ से गए हैं, इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो ये कि जब हुकूमत ये कहती है ना कि हमने इनके लिए बड़ा कुछ किया है, तो वो बेसिकली बड़ा कुछ तो नहीं है। हाँ, बाकी खिलाड़ियों के मद्दे मुकाबिल अगर आप देखें तो बेसिकली हुआ ये था कि इनको साउथ अफ्रीकन कोच, क्योंकि इन्होंने अपना रख लिया था, इनको वहाँ जाने का NOC दे दिया था हुकूमत ने। यहाँ पे आपको पता है कि NOC भी नहीं मिलता होता खिलाड़ियों को। सो इतना ज़रूर हुकूमत ने किया है। बट उसके अलावा कॉमनवेल्थ देखें 2022 में हुआ था जिसमें ये गोल्ड ले चुके थे, इन्होंने 90 से ऊपर थ्रो फेंक दी हुई थी। उसके बाद भी ये अभी इस ओलंपिक्स के लिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे जहाँ पे AC तक नहीं लगा हुआ। जिस तरह से हमाद ने कहा है कि जी वो ठीक है, सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। होना तो ये चाहिए था कि एक बंदा जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड ले चुका है वो किसी भी जिम में, अच्छे से अच्छे जिम में चला जाए, उसकी बस एंट्री हो, उसको कोई ना मेंबरशिप के लिए पूछे ना कोई पैसों के लिए पूछे, वो जाके अपनी AC के अंदर ट्रेनिंग करे। जाहिर है उसका ये तो जिस स्पोर्ट्स जिस किस्म की है, उसने जब फील्ड पे जाके थ्रो करनी है तो उस वक्त तो 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन जिस वक्त वो इंडोर ट्रेनिंग कर रहा है उस वक्त तो AC होना चाहिए ना। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि मैं इसमें ना बहुत तफसीली बातें हैं, मैं इस पे 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम मुख्तसर है, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा नीरज चोपड़ा की वालदा की और अरशद नदीम की वालदा की। इन्होंने साबित किया है कि बच्चे सांझे होते हैं। बिल्कुल, माएँ भी सांझी होती हैं, जिस तरह से और माओ की ये जो दोनों ये सरहद पार हमने देखे वो सिमिलर थे। ये पाकिस्तान की अकेले की जीत नहीं है, ये इंडिया की जीत है, ये पूरे खित्ते की जीत है। और ये ऐसा लगता है कि हमारा एक और कोई हरियाणवी या पंजाबी भाई उधर गया होता टूर्नामेंट में तो फर्स्ट 3 पोजीशनें इन्होंने लेके आनी थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें एहतशाम साहब, किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं? पहले तो हम चाहेंगे कि अगेन अरशद नदीम की हम जो इस वक्त अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करें अच्छे अल्फाज के साथ। दूसरी अगेन यही कि हमें किस तरह से बेहतर करना है। जहाँ पर हम कोई ऐसी कामयाबी को देख रहे होते हैं वहाँ हम उसकी बात तो ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बेहतर कैसे किया जाए ताकि कामयाबियों का सिलसिला या तसलसल टूटे ना। कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है?
आमना अली ने बड़ी तारीफ की, हिंदुस्तान की भी कहा, बिल्कुल मैं भी यकीन करता हूँ यही है कि ये हिंदुस्तान की भी फतह, हमारी भी फतह। काश हिंदुस्तान की हुकूमत जो है उसने जिस तरह खेलों को पोलिटिसाइज कर दिया है, एक अरसे से क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे, अब इस दफ़ा भी अब नया जो यहाँ पे होने हैं मुकाबले उसके लिए भी भेजने के लिए वो तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की क़यादत का एक अपना मसला है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अमाद अभी कह रहे थे कि हम क्रिकेट को समझते नहीं है, खेलों को समझते नहीं है, तो मेरा ख्याल है हम सब कुछ समझते हैं। मसला हमारा खरबा परवरी है, चाहे क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी तो अब किस्सा पारीना हो गया जो हमारा नाम था उसमें। तो असल बात यह है कि टॉप लेवल पे देखें ना, अब आप देख लें पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर अब BBC पे आप देख लें, सबसे पहले पेरिस ओलंपिक की शुरू होती है। सो इज विद द अमेरिकन मीडिया, हमारे यहाँ इनको लिफ्ट नहीं कराई जाती इन चीज़ों को। दूसरी बात है कि अरशद नदीम का तो मुझे इस लिहाज से बड़ा अफसोस होता है कि वो शख्स कहता है मैं रोता रहा हूँ कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाए, किसी ने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। अब देखें ना, जो टैलेंट हम इस तरह हम ज़ाया करते हैं, और ये जो उसने रिकॉर्ड तोड़ा है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, वो एंट्रियस जो हॉलैंड का था, यानी इनकी थ्रो गई है 92.97, तो उसकी थी 88.54 2008 में। तो वहाँ पे भी सब लोग इसी बात की तारीफ कर रहे हैं। असल बात ये है ना कि इस खेलों के फरोग के लिए जरूरी है कि डीपोलिटिसाइज किया जाए, हर चीज अपोलिटिसाइज। तो ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं, तो ये अब उनके पास अच्छा मौका है ना समझाने के लिए। हम ना देखें ना, शुरुआत अपने आप से होती ना, शुरुआत तो अपने आप से होती ना। अभी आप क्रिकेट को देख लें, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो जनाब ये आप पाकिस्तान के क्रिकेट के इंचार्ज भी हैं, क्योंकि 32-35 लाख रुपया तनख्वाह भी है और अरबों रुपए का इसका क्या कहते हैं बजट भी है, और फिर बेशुमार लोगों को आप जिसको कहते हैं ऑब्लाइज भी कर सकते हैं, अपने भांजे भतीजे लोगों को ला के। हमारे यहाँ क्या हुआ, ये जो अभी जो हुए हैं अमेरिका में क्रिकेट हुई है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट के बेटों को डाला गया और उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस इतनी बुरी दी। तो सवाल ये है कि हम सिफारिश के कल्चर से हम बाहर क्यों नहीं निकलते, हर जगह यही है। बाकी टैलेंट हमारे मौजूद है, हमेशा से रहा है, एक तो फरोग नहीं है, दूसरा कि सबसे ज्यादा कम जो बजट है वो खेलों के लिए रखा जाता है, उसमें भी हम देखते हैं कि करप्ट प्रैक्टिस के नजरिए आधा बजट जो है खाया चला जाता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। अरशद नदीम ने जो तारीख खत्म की है, ये देखिए हमारी खुशियां, हम छोटी छोटी खुशियां रहेगी। अब देखें दुनिया में, अब देखने हमने एक गोल्ड मेडल लिया है, अमेरिका ने और चाइना ने पता नहीं 30-30, 35-35 तो पता नहीं कितने गोल्ड मेडल लिए। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ भी लोग चाहते हैं कि खेलों को फरोग दिया जाए और सियासत इसकी खत्म की जाए और जो उसकी फंडिंग बाकायदा बनती दी जाए। और फिर यह है कि इसके लिए जो हमें ग्राउंड चाहिए, जो सहूलतें चाहिए, जिस तरह अभी अली बता रहे थे कि वो बेचारा खुद ही जिस तरह मेहनत करके सारे मामला चलाता था। तो मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है इस वक्त। ये डेफिनेटली आंखें खोलने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तानी बावजूद इस बात के रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और एक बंदा छोटी सी जगह से उठ के इतना बड़ा एजाज हासिल करता है, तो उसको ये बात साबित है करती है कि फरोग दिया जाए, दयानतदारी से फरोग दिया जाए, तो मेरा ख्याल है हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है शाह साहब, एक तो बात ये है कि हमने क्रिकेट को उस पर इतना हम फोकस्ड हो गए, हालांकि हमारी वो नेशनल स्पोर्ट भी नहीं थी, लेकिन उस पर हम इतना फोकस्ड रहे और आज उसकी क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे क्रिकेट फैंस, क्रिकेट जो लवर्स थे वो बड़े मायूस हैं। और आज इस कामयाबी के बाद हर कोई, आप सोशल मीडिया पर उठाकर देख लें, वो कह रहे हैं कि बाकी स्पोर्ट्स पे भी अगर हम तवज्जो दें तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएं। आज नो डाउट इसमें कहने पे हमें कोई वो शर्म महसूस नहीं हो रही कि अगर ये सारी इसकी क्रेडिट जाती है तो अरशद नदीम को जाती है आज की अचीवमेंट की। हम बाकी स्पोर्ट्स पर कब तवज्जो देंगे, एक तो ये चीज़, और दूसरी कि अभी तक देने की क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्या रुकावटें थी जिसकी वजह से हमने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया बाकी स्पोर्ट्स को, और आज हमें इस सूरत हाल का सामना है कि सहूलियात का फुकदान है, और अगर कोई अचीवमेंट आती है तो वो अल्लाह अल्लाह करके उस बंदे की वजह से आती है। जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। मेरे ख्याल में आखिरी जो आखिरी जो हमने गोल्ड मेडल जीता था वो हॉकी में था 1984 में, और उसके बाद आप कितने साल गिनते जाएं, इसके दौरान आपने क्या कभी गोल्ड जीता? मेरे ख्याल में नहीं। उस वक्त तो मेरे ख्याल में हम भी छोटे बच्चे होते ही होंगे, इतने अरसे की बात है, भूल गए। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि जो हजरात यहाँ 25-25 साल से ओलंपिक, पाकिस्तानी ओलंपिक्स और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को देखते रहे, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती रही कि आप 25 साल तक क्या करते रहे, आपने क्या प्रोड्यूस किया? मैं एक ये इंडिविजुअल गेम है, मेरे ख्याल में मैं अरशद नदीम को सलाम भी पेश करता हूँ और उनको दुआ भी देता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान जैसे इतने मुश्किल हालात में
और पाकिस्तान जैसे माहौल में इतना कहते हैं ना कि अजीबोगरीब सा हमारे यहाँ माहौल है, और एक बड़ी खुशी उन्होंने दी पाकिस्तानी कौम को। मेरे ख्याल में इतने अरसे के बाद जो है वो एक यकजा देखा, जिसपे प्राइम मिनिस्टर से लेके के जो है वो अपोजिशन लीडर और हर एक शख्स को याद आया कि अरशद नदीम को मुबारकबाद भी दे दे और उन्हें साथ साथ इनाम व इकराम भी दे दे। बेसिक चीज क्या है PMLN, इंटरेस्टिंगली मैं ऐड करूंगी वहाँ पे, यहाँ पे PMLN के पेज पे अगर आप एक्स पर जाएं तो वहाँ पे तो 1992 का जो वर्ल्ड कप था और उसके बाद आज जो अरशद नदीम की वो जो 92.97 की जेवलिन थ्रो थी उसका क्रेडिट खुद लिया जा रहा है। दोनों अदवार हमारे थे और देखिए कि किस तरह से स्पोर्ट्स में लोग फिर नाम रोशन करते हैं पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में उनके अदवार थे, जिनके अदवार से ये हुकूमत कर रहे हैं, ये हमारे पे कौन एहसान कर रहे हैं? इनमें से कौन सी पार्टी घर से जेब से पैसे ला के लगा रही है? आपका स्ट्रक्चर तक नहीं है। आपने बात की हॉकी की, हॉकी बेशक हमारा नेशनल गेम था। ये बताइए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे आप स्क्वाश के लिए क्या कर रहे हैं? स्क्वाश में हमारे 12-12, 18 साल तक चैंपियन थे जहांगीर खान, जहांगीर खान, इससे पहले हाशिम खान। आप मुझे ये बताइए कि अब कहाँ है हम उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में? क्या उसके ऊपर कितना बड़ा खर्चा होता है? दूसरा देखिए, आप फिर वही बात करूंगा कि आपके मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े गॉल्फ क्लब्स अशराफिया के लिए तो हैं, जिसपे हम इस पर बहुत पे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे कि शायद वो आर्म फोर्सेस के आपके जो सिविलियन अशराफिया हैं सब वहाँ पे जो है वो कहते हैं ना कि स्टिक उठा के गाप खेलते। कभी मुड़ के देखा है कि 24 करोड़ की आबादी में आपने ग्रास रूट लेवल, स्कूल लेवल पे लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है, कॉलेज लेवल पे क्या किया है? एक आप क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल को छोड़ दे, बड़े बड़े गेम्स के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो गेम्स जिसमें हम मेडल जीत सकते थे, स्क्वाश पे हम जीतते रहे, क्यों नहीं गए हम लोग? दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंटली आप क्रिकेट की बात करें तो ये बात आप जरूर नोट कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर क्रिकेट के नाम पे जो इतना बड़ा, चाहे IPL है, चाहे वो PSL है, चाहे वो वर्ल्ड लीग है, या चाहे आप उसको कहें सुपर लीग के, ये क्या है? दुनिया में एक बहुत बड़ा जुए का एक मॉडर्नाइज तरीका है जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अरबों रुपए का जुआ खेल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्रिकेट पे लोग तवज्जो क्यों नहीं देंगे? अगर आप कंपल्शन हुकूमती लेवल के ऊपर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेके आए कि जितने फ्रेंचाइजेज हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट करते होने चाहिए, आप इंडिविजुअल गेम्स को भी लो लेवल से जो है वो लेके चले, स्कूल के लेवल से, उसके लेवल से, कॉलेज के लेवल से, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे मेरे ख्याल में सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट देखिए, जिस मुल्क के मैदान आबाद नहीं है तो आप क्या समझ सकते हैं कि उसके लोग कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका नौजवान क्या कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज की तरफ जाता है। मैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो बलूचिस्तान और KP को तो आप निकाल दें, जो आपके बड़े डेवलप्ड शहर हैं, आप सिंध और पंजाब की बात करते हैं, तो वहाँ आप क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए? वहाँ क्या फैसिलिटीज है? एक तो साहब ने पीछे ये भी कहा कि जनाब ज्यादातर लोग जो है वो आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ज्यादातर पठान है क्रिकेट के अंदर। रीजन ये है कि आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है लेकिन आप उसको जाया कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अरशद नदीम को क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम को ही जाता है, ये उनका जाती टैलेंट था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज हासिल किया। मैं नहीं समझता कि बाकी किसी ने सपोर्ट किया। हाँ, उनके मोहल्ले के लोगों ने, उनके फैमिली ने, उनके इर्द गिर्द के जो मैंने इंटरव्यू देख रहा था जिसमें बाकायदा जो उनके अहले मोहल्ला है वो सपोर्ट करने के लिए, खुराक के लिए। अब मेरे ख्याल में आखिरी जो मैं बात करना चाहूंगा, मैं तो ये समझते कि 30 सालों का ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो साहबान यहाँ पे थे, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट से भी, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए। उन्होंने लाखों रुपए तनख्वाह ली होगी। मोहसिन नकवी साहब तो अभी आए, इससे पहले जो हमारे साहब थे रिटायर्ड, जो जनरल साहब थे, उनसे क्यों नहीं पूछते कि आपने भाई 30 साल के अंदर क्या किया? आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती ये है कि हम वही हशप करते हैं, कबूतर के ऊपर बिल्ली आती है तो आंखें बंद करती है। हमें बोलना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। अगर आप बाकी आपके मुल्क के अंदर बाकी निज़ाम की तरह स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की करे तो आपको अपनी ऐनक बदलनी होगी, आपने कौमी सतह पे देखना होगा। अब इस वक्त जो आप बात करें ना, PMLN के पेज पे जो सार्केस्टिक किस्म का एक 92 में वर्ल्ड कप जीता तो ये हुआ, तो 92 इस पे इतना होगा। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, आप इसके अंदर भी सियासत कर रहे हैं। आपका एक दुश्मन मुल्क आपके बच्चे को, आपके बेटे को सपोर्ट कर रहा है, उसकी माँ कर रही है, उसके लोग कर रहे हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान, एक तस्वीर मैंने देखी, बल्कि मैंने ट्वीट भी की, आपने देखा कि 2 झंडे, 2 लोग, 2 नौजवान वो आपस में खड़े हैं। मैं समझता हूँ माएँ सबकी साझी होती है लेकिन हुकूमतें बड़ी जालिम होती है, और खासतौर पर जो हुकूमतें हैं दोनों सर देने का ऐलान किया हौसला अफजाई के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलें जी नदीम के लिए कामयाबी देखिए वो करें, कामयाबी हासिल सर मुझे ब्रेक की जाने जाना जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अच्छी बात है कि आप सराह रहे हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि तमाम सियासतदान या वो लोग
जिनके हाथ में ताकत है, जब वो या अरशद नदीम की कामयाबी पर आज वाह वाह कर रहे हैं कि कमाल कर दिखाया, लेकिन जब उनके हाथ में चीज़ें होती हैं तो वो मज़ीद ऐसे अरशद नदीम को सामने लाने के लिए फैसिलिटेट क्यों नहीं करते, वैसा माहौल क्यों नहीं तैयार कर रही? ये एक लम्हा फ़िक्री है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सियासी मैदान में क्या हो रहा है उस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। आज नेशनल असम्बली का इजलास हुआ। इस मौके पर ऐवान की गैलरी में हमने देखा कि मेहमान सऊदी वफ्द भी मौजूद था। उसूलन होना तो ये चाहिए था कि कम अज़ कम आज तमाम इख्तलाफात बलाए ताक रख कर ऐवान का इजलास होता, लेकिन कुछ अरसे से मंजर आम से गायब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया पर तनकीद के निश्तर बरसाए। अरशद नदीम का हवाला उन्होंने भी दिया और कहा कि हमारी अदलिया ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं अरशद की तरह। ये ना सिर्फ अदालत चलाते हैं बल्कि डैम भी बनाते हैं। और अब ये है सवाल कि कल ही शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि इस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादी एक पेज पर हैं, और आज बिलावल ने अदलिया समेत हुकूमत और सियासतदानों को भी हदफ तनकीद बना लिया। बिलावल इदारों के दरमियान बहरान की वजह अदलिया को क्यों करार दे रहे हैं, किस चीज़ का गुस्सा है, ये सवाल अपने पैनलिस्ट की जानिब रखते हैं। एहतशाम साहब, क्या क्यों ये बयानबाजी बिलावल साहब की जानिब से की जा रही है? पीपल्स पार्टी तो विफाक में है भी नहीं, फिर रीज़न क्या समझ रहे हैं आप? देखिए हम ना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इस पूरे जुडिशरी का जो कंट्रोवर्शियल रोल रहा है और जिस अंदाज से वो हमेशा ऑपरेट करते रहे हैं, पब्लिक क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो बनी रही है। और आज भी हम देख रहे हैं कि लोग इस बात पे बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि साइड ली जाती है। अभी आप देख लें, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के बारे में था कि जो PTI के लिए नरम गोशा रखते थे, आज कासिसा फाई साहब हैं आज जो चीफ जस्टिस, उनके बारे में कहा जाता है वो PMLN के साथ कंफर्टेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तनाज़र में ये बात हुई थी कि जी शायद उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। और आपने देखा वो बयान मौजूद है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जिन्होंने कहा था कि जी ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर ये इनका टेन्योर बढ़ा दिया जाए। वैसे तो आर्टिकल 179 बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि कारी साहब को अगर रखने की कोशिश की गई या उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया इसलिए कि वो फैसला नहीं हो पा रहा, जो सीटें PMLN से PTI से छीन के बाकी पार्टियों को दी गई थी और 2/3 हो गई थी, वो फिलहाल एक मसला बना हुआ। देखिए हम ना, असल बात यह है कि इस वक्त लोग बात कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी क्यों 140वें नंबर पर चली गई है, क्यों सियासी मामलात में अदलिया की मुदाखलत होती है। अदलिया भी ये कहती है कि जी हमारे मामलात में उनकी मुदाखलत होती है, लेकिन आप देख लें जो थोड़ा सा प्रोसेस मुझे याद है 7-8 साल पहले बेहतर होने की कोशिश की गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी बाई पार्टिसनशिप के तहत, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए जाने थे। उसमें फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेल किया और वो सारा इख्तियार अपनी तरफ लेके चले गए। लिहाजा वही अपनी मर्जी से जजेस के अपॉइंटमेंट करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा 2-3 अपॉइंटमेंट लाहौर हाई कोर्ट से और सिंध से जो हुई थी, उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो अपना जूनियर लोगों को प्रमोट करके, खासतौर पर जो जस्टिस आयशा साहिबा उनको लेके आए थे, 3 नंबर पे थी। अब ये देखें, ये बाकायदा कानून ये तय हो चुका है। तो जिहाद ट्रस्ट के साहब जो थे वो लेके गए थे केस, उन्होंने तय कर लिया था कि जी हमेशा जो अब हुआ करेगी प्रमोशन जो होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वो आपकी सीनियरिटी की बुनियाद पे होगी। वो हम देख लें वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया सारा का सारा। तो सवाल है कि इस स्टेज पे इतनी जो बातें की जा रही हैं, लेकिन ना जुडिशरी का रोल हम ना हर वक्त हमने देखा, अब शुरू से शुरू कर दें तो जिस अंदाज से जस्टिस मुनीर साहब ने एक पहला पत्थर फेंका था और अयूब खान को सपोर्ट की थी और फिर आउट ऑफ द वे आज अदलिया वही मुदाखलत की तो बात कर रही है। अगर 140 नंबर की आप रैंक की बात करें तो वो यही तो मुदाखलत कर रही है कि अगर मुदाखलत आज़ादाना तौर पे अगर हम फैसले करें तो 140वें नंबर पे खड़े ना हो। उस मुदाखलत को एड्रेस करने की बजाय हुक्मरान जमातें या जिनको सूट नहीं करी सिचुएशन, वो फौरी तौर पर आके अटैक करना शुरू हो रहे हैं। तो पहले हमें उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए जब अदलिया खड़ी हो गई और बहुत से जजेस इस हवाले से अपने कंसर्न्स या अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। राइटली और रॉन्गली, विटिंग और अनविटिंगली, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पार्लियामेंट का अपना रोल है। पार्लियामेंट तो अंडरमाइन होती है ना जब पार्लियामेंट के कानून बनाए जाते हैं, मुझे पसंद ना हो, आपको पसंद ना हो, जब वो फैसला मेजोरिटी के जरिए हो जाए तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारा आइन भी कहता है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों खड़ी हो जाती है, सुओ मोटो क्यों लिया जाता है, ये भी एक अजीब मजाक है सुओ मोटो लेना। फिर उसके बाद ये भी है कि वो तौहीन अदालत वो भी उनके पास रखी है, जिसको चाहे जो मर्जी कर लें लेके। तो मेरा ख्याल है ये कदगने जहाँ हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमतों की तरफ से भी मामलात को इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन अदलिया का एक तो रोल होना चाहिए हमना, जो एक बाकायदा आप आंखें बंद करके चले जाएं, आपको पता होगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। यहाँ तो इंसाफ क्या, अभी मुशर्रफ के ज़माने में चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने क्या किया था,
3 साल के लिए ब्लेटेंट कवर दे दिया था कि जी हाँ जो मर्जी आप तरमीम करें, आपको इजाज़त है। तो जब इस तरह के चीफ जस्टिस आके इस तरह की बातें करेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में बिलावल भुट्टो साहब का किस्म जो बड़ा वाज़ेह तौर पे मानना है वो यही है कि आज PTI के हक में जो फैसले आ रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं आपको बता सकता हूँ, यही PTI के खिलाफ फैसले किए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब वही अदालतें उनको जिस अंदाज से रिलीफ दे रही हैं, खासतौर पे ये सीटों के मामले में जिस अंदाज से रिलीफ दिया गया, बार बार लोग एक बात करते हैं, सियासी फैसला किया गया, उन्होंने वो कहा था कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दी जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, जजेज ने हम PTI को देंगे। तो अब वो क्रिस्टल की वजह ये बन रही है कि आउट ऑफ द वे जाके एक खास पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा एक सिग्नलिंग, मैसेजिंग, पोस्टरिंग है हुकूमत के खिलाफ, आपकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कि अगर आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये लड़ाई वहां चली गई है कि जहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को भी अपने रोल को देखना चाहिए, और जुडिशरी जिससे आपकी मेरी तवक्कुआत है कि वो रिलीफ देंगी, इंसाफ देंगी। अभी सियासी मामला फौरी तौर पे केसेस को उठा के ले लिया जाता है, लेकिन आम आदमी के मसले के जजेस अपना इंसाफ मांग रहे हैं। जी शाह साहब, अपना इंसाफ मांग रहे हैं। जी ठीक है, शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। शाह साहब, ये एक इदारे को डिफेंड करने के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देना हर जानिब से और दूसरे इदारे को अटैक कर देना, क्या ये रवैया भी दुरुस्त है? अगर आपने इंटरफेरेंस की बात करनी है, इदारों की मुदाखलत की बात करनी है, तो फिर तो सबके लिए ये रूल साझा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक रूल नहीं होना चाहिए। चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ के जो अब जमातें हैं वो भी उस वक्त में एक पेज की बातें करती थी, इस वाली सूरत हाल में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी एक पेज को बड़े हम देख रहे हैं फखरी अंदाज में ऑन किया जाता है, लेकिन दूसरे इदारे को हम अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये क्या रवैया? मैं तो वैसे हैरान हूँ तो साहब की तकरीर के ऊपर, जब आप लोग डैम नहीं बना सकते, आप लोग लोगों को खाना नहीं दे सकते, आप लोगों को जो है रिलीफ नहीं दे सकते, किसी न किसी ने तो करना ही है। मैं हैरान ही हूँ कि जो दुबई के अंदर $11 बिलियन की जायदादें, वो क्या मेरे ख्याल में आम 24 करोड़ पाकिस्तानियों के, इन्हीं अशराफिया सियासतदानों के। और हम कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? वो पार्लियामेंट जिसके अंदर आप अपोजिशन को बाहर निकाल के कानून साजी करते हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है रातों रात आप कानून साजियाँ करते हैं, फिर कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसके ऊपर अमल होना चाहिए, जिसमें आप पिछले 1.5 साल के अंदर नैब के तमाम कवानीन को वापस करते हैं। तो मुझे ये समझाइएगा कि आप इस पार्लियामेंट का हिसाब किताब कौन करेगा? क्या इलेक्टेड नुमाइंदे जो है पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करते हैं, जिसको जो है वो माना जाना चाहिए? मैं जस्टिफाई नहीं करता कि मेरे ख्याल में हमाद की बारी आएगी, वो मुझसे ज्यादा इस बात पर जो है फोकस रखेंगे। लेकिन ये बताइए कि आपकी जुडिशरी के अंदर अगर अपॉइंटमेंट्स ही होती है उन जजेस की, और जो दायर से जजेस आते हैं वो आपके पार्टी के रुकन होते हैं, वो आपकी पार्टी ILF को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पीपल्स पार्टी के करते हैं, जमात इस्लामी वालों को करते हैं। जब वो तो आप अब सॉरी टू से हो सकता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना आता रहे, लेकिन आप उनके फैसलों पे देखें। और 140वें नंबर का अगर आप बात करते हैं तो हम तो अवाम की बात कर रहे हैं। वो तो दुनिया के अंदर अगर आप बाकी जुडिशरीज को देखें तो वो अवाम को रिलीफ देती है। पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ सबसे बड़े केसेस ही ये 2 जमातों का आपस का झगड़ा है, 3 जमातों का, कि कौन वज़ीर आज़म होगा, किससे डायरी ले गया, कोई नहीं लेके आया, किसी को जो है वो आप तो शखाना चला रहे हैं, कहीं आप जो है वो घड़ी का मामला चला रहे हैं। तो दुनिया के अंदर आपने जो हजारों की तादाद में केसेस साइड पे रख के आप जुडिशरी को किस काम पे लगाया हुआ है। दूसरा जो आम नुक्ता है वो ये है कि हम तो बार बार एक ही बात करते हैं कि आखिर जब कलेश है क्यों, झगड़ा है क्यों? वो इसलिए कि हर इदारा दूसरे का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब आप इस निज़ाम के अंदर इस तरीके से चलेंगे कि आप अपने दायरे कार से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हालात ऐसे ही होंगे। अब आखिरी जो मेरे ज़हन में चीज़ आ रही है वो ये है कि सबसे खतरनाक सूरत हाल वो ये है कि आपके हक में फैसला है तो अदालत भी अच्छी है और आप एक पेज पे भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस किस्म की आप जमहूरियत को चलाना चाहते हैं जिसमें सियासी जमातों को मुल्क को अवाम का मसला उस वक्त याद आता है कि जब वो अपोजिशन में होती है, तो मेरे ख्याल में एक राय ये है कि इन तमाम की तमाम जमातों को आप अपोजिशन में रखें और कोई ऐसी हुकूमत ले आनी चाहिए जो कि शायद सिस्टम चलाए और ये लोग उसकी क्रिटिसिज्म करते रहे। तो मैं तो ये समझता हूँ, मेरा मशवरा तो बिलावल साहब और सबको ये है कि सारे अपोजिशन में बैठे तो फिर मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा। फिर मुल्क के अंदर जुडिशरी के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फौज के अंदर और उन तमाम ताकतवर इदारों के अंदर तमाम खामियां आप निकालते रहेंगे और अवाम तरक्की करेंगे। तो मैं ये नहीं समझता कि इस तरह की जमहूरियत जिसमें अशराफिया एक दूसरे को डिपेंड करते रहे। अब बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर में बिल्कुल मेरे
तो जहन से ऊपर है कि ये क्यों कहना चाह रहे हैं और क्या वजह एकदम ऑल ऑफ सडन इतने दिन वो खामोश रहे। कल बिल जो आपने पास किया वो सदर साहब ने 1 सेकंड के अंदर दस्तखत कर दिया, कोई एतराज भी नहीं किया कि आप ठीक करें गलत करें। लेकिन अगर आप इस PDM2 की सर एक पेज है, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कल आके ये जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा ये कहा जाता है कि जी तनकीद तो कर ली जाती है स्टेटमेंट्स के थ्रू, लेकिन जब ऐसे कोई मामला आता है उसमें एक पेज दिखाई भी देता है और वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका कल इकरार कर लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हमाद साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। एक जानिब हम देख रहे हैं अपोजिशन जमातें जिनमें PTI बाशमूल JUIFA है, ANP है, वो मुक़तदरा की जानिब पॉइंट कर रहे हैं कि जी आपकी इंटरफेरेंस है इसलिए बहरान है। दूसरी जानिब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हुक्मरान जमातें, इत्तेहादी जमातें बैठ कर कह रही हैं जी अदलिया की वजह से ये बहरान है। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस को हम हमारे सियासतदान कब समझेंगे कि इनको वीक करना या इनके बारे में ये बातें करना ये दुरुस्त अमल नहीं है। हमाद मेरा जुमला कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने नहीं सुना मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। ये इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ पॉइंट करना फिंगर कि आपकी वजह से ये बहरान है, क्या ये दुरुस्त अमल है? और अगर ऐसी कोई मुदाखलत है तो इसको ख़त्म करना क्या तमाम सियासी जमातों का काम नहीं है? देखिए, एक मकूला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब शख्स एक अपना काम ना कर सकता हो, एक इदारा अपना काम ना कर सकता हो, तो फिर वो बहाने तलाश करता है, ढूंढता है कि किसकी वजह से नहीं कर सका मैं। और जो बात बहरहाल आजकल की जा रही है, बहुत ज़्यादा की जाती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसकी तस्हीह होनी चाहिए। हमारे आइन में लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात तो ये कि सोवरेनिटी खुदा की है, अल्लाह की है। उनकी हदूद व क़यूद के अलावा कोई भी शख्स, कोई भी इदारा कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई पॉलिसी नहीं बना सकता, कोई कानून साजी नहीं कर सकता। उसके बाद अगर देखा जाए तो आइन सुप्रीम है। उसके बाद खुदा के कानून के बाद हमारा बनाया गया आइन सुप्रीम है। आइन के अंदर भी आप देखिए तो तरमीम के लिए बहुत सख्त शराइत रखी गई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा जाता तो आम कानून साजी की तरह उनको खुली छुट्टी दे दी जाती कि वो सादा अक्सरियत से कर लें। सर अब तो मोम की गुड़िया बन गई ना आइन हमारी, जहां दिल करता है जैसे उसको चेंज किया जा सकता है, हम मरोड़ कर चेंज कर लेते हैं, जैसे मर्जी मोल्ड कर ले उसको। जी यही बात 1983 में अदालत ने भी कह दी थी फौजी फाउंडेशन वर्सेस शमीमुर रहमान केस के अंदर कि पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ आइन की दी गई लिमिट्स के अंदर ही कानून साजी कर सकती है, खास तौर पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर सकती। तो ये कहना कि क्योंकि आइन पार्लियामेंट ने बनाया है इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये दुरुस्त नहीं है। उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि तरीक़ेकार क्या होगा और उसके अंदर ही रहना होता है। अब दो बातें तो ये हो गई। एक और मैं इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट अगर आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि वो सुप्रीम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है लोगों की, और वो जो कानून साजी करती है वो बहुत अच्छे सिद्ध दिल के साथ आवाम की भलाई के लिए करती है। मैं उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। भुट्टो साहब ने आज ये तकरीर की है तो मैं उन्हीं के जो हुकूमत में कानून साजी की गई थी, आइन साजी की गई थी, मैं उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा ताकि लोगों को पता चले कि हम आवाम को कौन सी मीठी गोलियां दी जाती रही हैं और कहा जाता रहा है कि आपके लिए कानून साजी की जाती रही है। सबसे पहले जो हमें कानून दिया गया, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके क्या हुआ कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके अंदर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि ये एक ही मौरूसी सियासत चली आती है, वही चली आ रही है। तीनों बड़ी पार्टीज़ में इस वक्त यही एक जो डिक्टेटर वाला रवैया है वो नज़र आ रहा है। उसको आइनी रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया ताकि ऐसा ना हो जाए कि कोई आम आदमी उस जमहूरी अमल से गुजर के उनके सामने आकर बैठ जाए। और हमें कहा जाता है कि ये 18th अमेंडमेंट में हमें एम्पावर किया गया है। दूसरी जो एक आइनी अमेंडमेंट की गई 63A के नाम पे में कहा गया कि कोई भी शख्स, कोई भी MNA अगर पार्टी हेड की मर्जी के बगैर वोट डालेगा तो वो सज़ा का हकदार होगा। आपको और हमें आवाम को ये बताना चाहिए कि MNAs की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मुल्क की तरफ होती है, पार्लिमान की तरफ होती है, और इसी पार्लिमान का सबसे ज़रूरी हिस्सा ऑपोजिशन है। जिस ऑपोजिशन को रोका जा रहा है इस वक्त मखसूस नशिस्तें लेने से, जो कानून साजी की जा रही है अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, तो वो भी होता है। बताना चाहिए कि इसके बाद जो MNA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी आवाम की तरफ होती है, हल्के की तरफ होती है, वोटर की तरफ होती है। ये जो पार्टी हेड है ये सबसे एंड में आता है। लेकिन जो कानून साजी की गई उसमें पार्टी हेड को ताकतवर करार दे दिया गया। पार्टी हेड्स आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कौन कैसे बनते हैं। उनकी एक ब्लड लाइन होनी चाहिए, एक खास ताल्लुक होना चाहिए एक खानदान से। जी
हमारे मैं पूछना चाह रहा था, ये जुडिशियल रिफॉर्म कहते हैं इसका हल है, तो इसकी तरफ क्यों नहीं ना हुकूमत जाती ना पार्लियामेंट जाती? सर क्विकली अगर बात मुकम्मल कर लूं, टॉपिक से हट जाएंगे तो शाम साहब, तो मैं आपकी इजाजत से जो बात कर रहा हूं वो कर लूं पहले। तो आप ये देखिए, ये जो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। अब वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो पॉलिटिकल एथिक्स हैं उसके साथ अगर हम हमारा मुकाबला करें तो हम कहीं भी खड़े नजर नहीं आते। वहां पर अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर एक सवाल ऐसा उठ जाए जिससे उसकी मॉरल या फाइनेंशियल वैल्यू जो स्टैंडिंग है वो कॉम्प्रोमाइज होने का शक हो तो वो इस्तीफा दे देता है। यहां पर अगर किसी को मिस्टर 10% कहा जाए, मिस्टर 20% कहा जाए तो वो इसको एज अ बैज ऑफ ऑनर समझता है। वहां पर अगर किसी कोई सियासतदान के अंदाजे से मुख्तलिफ रेफरेंडम का नतीजा आए जो ब्रेक्जिट में आया तो वो रिजाइन कर देता है। यहां पर अगर उसको पार्लियामेंट भी एक प्राइम मिनिस्टर को कहे कि आप हट जाइए, घर चले जाइए, तो वो असेंबलियां तोड़ देता है और वो इस्तीफा देना कबूल नहीं करता। पाकिस्तान की तारीख में हमारे साहब हमने देखा कि बड़ी अलग सिचुएशन रही है। अली, मैं क्विकली चाहूंगी आपका वन लाइनर इस पे रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, पेश की माजरत भी। वन लाइनर रिस्पॉन्स ये है कि वो जो चार्जशीट भुट्टो साहब ने लगाई है अदलिया के ऊपर, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं। और क्योंकि हम पिछली ब्रेक में स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है वो बहुत साल बैन रही है फीफा से। ना हमें वहाँ से फंड्स आए, ना हम किसी फीफा की इवेंट में हिस्सा ले सके। और उसकी भी वजह ये थी कि हमारी जो सुप्रीम अदालत है उसने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बदलने की कोशिश की। हमारी फुटबॉल के अंदर भी हमारी जो अदलिया है उसने अपना किरदार निभाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।